24 साल के मुस्तफ़ा आमिर के वोटर बर्डर ने पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया है। 6 जनवरी 2025 की शाम मुस्तफ़ा आमिर कराची से अचानक लापता हो जाता है और फिर 5 दिन बाद बलूचिस्तान के वीरान रास्ते पर एक जली हुई गाड़ी से मुस्तफ़ा की जली हुई लाश मिलती है। जाने से पहले वो अपने दूसरे दोस्त को एक वॉइस नोट सेंड करता है। राफी भाई, मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। अब ये केस सीआईए के हाथों में चला जाता है, जहाँ तहकीकात और भी सख्त हो जाती है। अगर इस केस की टाइमलाइन देखी जाए तो सब कुछ 6 जनवरी 2025 से शुरू होता है। 24 साल का एक नौजवान मुस्तफ़ा आमिर अपने घर से निकलता है सिर्फ एक दोस्त से मिलने के लिए। जाने से पहले वो अपने दूसरे दोस्त को एक वॉइस नोट सेंड करता है। राफी भाई, मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। मगर इस वॉइस नोट के बाद मुस्तफ़ा कभी घर वापस नहीं आता। जब मुस्तफ़ा की मां बेचैन होकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है तो एक और हैरतअंगेज ट्विस्ट सामने आता है। इंस्पेक्टर अली हसन ये कहते हैं कि आपका बेटा खुद ही कहीं छुपा हुआ है, बल्कि साथ ही पुलिस डेटाबेस से ये भी इंकशाफ करते हैं कि मुस्तफ़ा के नाम पर पहले से ही एंटी नार्कोटिक फोर्स की रिपोर्ट दर्ज है, जिसके मुताबिक आपका बेटा एक ड्रग डीलर है। इस दौरान मुस्तफ़ा की मदर शक का इज़हार करती है कि एक्चुअली में मुस्तफ़ा लास्ट टाइम अरमान कुरैशी के घर गया था। 6 जनवरी को गायब होने के बाद मुस्तफ़ा को लापता हुए 20 दिन गुजर चुके थे और फिर आता है 26 जनवरी, वो दिन जब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। मुस्तफ़ा की फैमिली को एक इंटरनेशनल नंबर से रैंसम कॉल आती है और ये कहा जाता है कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है और 2 करोड़ की डिमांड की जाती है। अब सीआई ने इस केस को सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि किडनैपिंग केस डिक्लेयर कर दिया और फिर ये केस ट्रांसफर होता है एवीसीसी के हवाले एंटी वायलेंट क्राइम सेल, जो पुलिस का एक खास डिपार्टमेंट है जो ऐसे ही सीरियस केस को हैंडल करता है। अब ये केस सीआईए के हाथों में चला जाता है, जहाँ तहकीकात और भी सख्त हो जाती है। जब सीआईए को अर्गमान पर शक होता है तो उसका पता लगाया जाता है और उसके घर पर अचानक रेड की जाती है। अर्गमान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर खुले फायर खोल देता है। अर्गमान करीब 4 घंटे तक पुलिस का मुकाबला करता है और उस दौरान 2 एहलकार पुलिस के जख्मी होते हैं। पुलिस को अर्गमान के घर से क्रूशियल एविडेंस मिलते हैं। उसके घर से मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल फोन मिलता है और सेवरल मॉडर्न ऑटोमेटिक राइफल मिलती हैं। साथ ही डीएनए सैंपल्स भी अर्गमान के बंगले से कलेक्ट किए जाते हैं। अरेस्ट के बाद अर्गमान ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। पहले उसने दावा किया कि उसने मुस्तफ़ा को शेरों के आगे डाल दिया है, फिर कहा कि उसकी लाश दरिया में फेंक दी, मगर असल बात वो छिपाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। इस वक्त पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के साथ 3 मेंबर मेडिकल बोर्ड को लीड कर रही थी। जल्द ही एक चौंकाने वाला इंकशाफ होता है। 12 जनवरी 2025 को हब चेक पोस्ट के करीब एक जली हुई गाड़ी के अंदर एक नामालूम लाश मिलती है, जिसे ईदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया था। तहकीकात का अगला कदम था डीएनए सैंपल्स। सबसे पहले अनआइडेंटिफाइड बॉडी के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। अरमगान के बंगलों से मिलने वाले डीएनए सैंपल के साथ लाश के सैंपल से मैच कराया गया। ये दोनों सैंपल मैच कर गए, मतलब जो लाश हब चेक पोस्ट से मिली थी वो मुस्तफ़ा आमिर की थी। फिर सीआई ने एक और गिरफ्तारी की शिराज की, जो इनका तीसरा दोस्त था। इसके बाद केस को ऑफिशियली एंटी टेररिज्म कोड नंबर 3 में दर्ज कर दिया गया, जहां सस्पेक्ट का फिजिकल रिमांड दिया गया। शिराज के मुताबिक ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये रिवील होता है कि मुस्तफ़ा अर्गमान के घर गया था। शिराज मजीद बताता है कि अर्गमान ने पहले स्टील पाइप से मुस्तफ़ा को ऊपर अटैक किया और फिर इधर उधर गोलियां चला दी। जैसे उसने डंडा पकड़ा है और मुकान घुमा है, अपना उसने राइफल उठाई है और राइफल के साथ जो है उसके इर्द गिर्द फायर मारने शुरू कर दिए। लेकिन जब ये केस कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने इन्वेस्टिगेशन से मिलने वाले तमाम सबूत और गवाहों के बावजूद अर्गमान की सीधी गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। इसे पुलिस कस्टडी के बजाय जुडिशरी कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया गया। अब इसे फेवरेटिज्म समझेंगे इन्फ्लुएंस, मगर कोई तो पर्दे के पीछे था जो अर्गमान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अर्गमान के अरेस्ट के बाद और भी चीजें सामने आती हैं। तहकीकात के मुताबिक अर्गमान ने पहले मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया, जहाँ 3 घंटे तक उसके ऊपर बेरहमी से तशद्दुद किया गया। जब मुस्तफ़ा बेहोश हो गया तो उसका मुंह टेप से बंद कर दिया गया और उसे कराची के आखिरी हदूद पर बलूचिस्तान से लगते इलाके हब चौकी के ले जाया गया। इस कत्ल में सिर्फ अर्गमान ही नहीं बल्कि शिराज भी बराबर का मुजरिम है। अर्गमान ने अपने इकरार जुर्म में बताया कि ये सब शिराज और उसने मिलकर किया और वापस आने के लिए पहले सुजुकी पिकअप और फिर एक टैक्सी का सहारा लिया। अगर अर्गमान की पूरी कहानी सामने रखी जाए तो सिर्फ एक कातिल का केस नहीं बल्कि एक और भी गहरा और डार्क नेटवर्क था। अर्गमान सिर्फ एक कातिल नहीं बल्कि इलीगल एम्पायर का मालिक भी था। इसका एक इलीगल कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस भी था, जहां से वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। अथॉरिटीज के मुताबिक अर्गमान हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपए तक कमा रहा था और उसके लिए इसने मल्टीपल डिजिटल करेंसी अकाउंट्स भी बना रखे थे। एक और चौंकाने वाली गिरफ्तारी हुई। इस बार नाम सामने आया साजिद हुसैन, एक मशहूर टीवी एक्टर का बेटा, जो मुस्तफ़ा आमिर का दोस्त बताया जा रहा है। इसे जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसके कंधे पर एक बैग था और इस बैग से निकले 5 पैकेट ड्रग्स के। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्गमान मुस्तफ़ा से ड्रग्स खरीदता और मुस्तफ़ा ये माल हसन से लेता था, मगर असल खेल तो हुसन के पीछे छुपा था, जो इंटरनेशनल सप्लायर बजल और याया से ड्रग्स मंगवाता था। ये पूरा नेटवर्क इन्हीं 3 दोस्तों के दरमियान ऑपरेट हो रहा था। लेकिन मुस्तफ़ा की मां ने इन तमाम इल्ज़ामों को रद्द कर दिया।
इनका कहना था कि इनका बेटा ड्रग्स के बेचने के धंधे में मुलव्वस नहीं था, जिसको मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि मुस्तफ़ा मंशियात फरोख्त नहीं करता। तो फिर एक सवाल अब भी जिंदा है, अगर मुस्तफ़ा नहीं बेचता था तो अर्गमान के ड्रग्स कहाँ से आती थी? इन्वेस्टिगेशन ने एक और हैरत अंगेज बात सामने रखी। ये ड्रग्स असल में कोलंबिया से पाकिस्तान आती थी स्मगल होके। शिपमेंट के लिए प्राइवेट कुरियर कंपनीज का इस्तेमाल किया जाता था या फिर डार्क वेब के जरिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता। एक सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट जो एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, खासकर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में ड्रग्स के एडिक्ट हैं। अगर पाकिस्तान को इस यूथ को तबाही से बचाना है तो सिर्फ 1-2 गिरफ्तारी या सजा काफ़ी नहीं होगी, हमें रूट कोज तक जाना होगा और सिस्टम को बदलना होगा। वरना हर साल मुस्तफा जैसे कितने ही बच्चे जो इस सिस्टम के फेलियर के शिकार होते रहेंगे और इनमें से कई केसेस तो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी नहीं पहुंचेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में लाजमी शेयर कीजिएगा और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें फ़र्क पड़ता है।